Assalamu alaikum. Today in this video we can discuss the medical test past paper of 2017 in which we can discuss from question number 51 to question number 60, and this is the sixth part of a medical test past paper. So now start from question number 51. Question number 51 is, after buying green bananas or unripe avocados, they can be kept in a brown bag to ripen. The hormone released by the fruit and trapped in the bag is probably option A abscisic acid, option B cytokinin, option C ethylene and option D gibberellin acid. So इसमें से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जब आप फ्रूट्स को आफ्टर बाइंग ग्रीन बनानास यानी आप ग्रीन बनानास ले लेते हो और या अनराइप फ्रूट्स ले लेते हो और फिर उसको बेग में ब्राउन बेग में रख देते हो, उसे राइप करने के लिए यानी उसे पकने के लिए रख देते हो, सो कौन सा हार्मोन जो है वो फ्रूट में आप ट्रैप्ड करते हो ताकि उसकी वजह से वो फ्रूट जो है वो राइप हो जाए, यानी फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन यूज किया जाता है. सो द हार्मोन यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स मेनी डिफरेंट पर्पसेस आर नोन एज फाइटोहार्मोन्स. फाइटो हार्मोन्स हमारे पास वो हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट जो है वो अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. सो ये सारे जो है ये फाइटो हार्मोन्स हैं. द फर्स्ट वन इज एब्सिसिक एसिड. सो एब्सिसिक एसिड वो हार्मोन है जो यूज़ किया जाता है फॉर द प्लांट एब्सेशन. प्लांट्स की एब्सेशन के लिए एब्सिसिक एसिड यूज़ किया जाता है. साइटोकाइनिन जो है ये नेक्स्ट फाइटो हार्मोन है एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर द सेल डिवीजन. जब सेल डिवीजन ना हो रही हो तो प्लांट जो है वो साइटोकाइनिन को यूज़ करते हैं टू प्रमोट इट्स सेल डिवीजन. इथाइलिन वो हार्मोन है, प्लांट हार्मोन विच इज़ यूज्ड फॉर द फ्रूट राइपनिंग, और ये जो है फ्रूट राइपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑर्डर टू इनहिबिट द स्टेम ग्रोथ एंड रूट ग्रोथ ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन. यानी जब प्लांट कोई स्ट्रेस कंडीशन फेस करता है तो उस टाइम उसके रूट और उसके स्टेम को ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए प्लांट जो हार्मोन यूज करता है वो है इथाइलिन. सो इथाइलिन जो है ये प्लांट हार्मोन है एंड दिस इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रमोट flowering in pineapple and this is also used to promote fruit ripening. so ये fruit ripening के लिए यूज किया जाता है और फ्लावर को प्रमोट करने के लिए. और नेक्स्ट है ऑप्शन डी जिब्रेलिन एसिड. सो जिब्रेलिक एसिड इज यूज्ड फॉर इलोंगेशन ऑफ स्टेम इन ड्वार्फ प्लांट. वो प्लांट जो ड्वार्फ हो, जिनकी स्टेम बहुत स्मॉल हो, उसके स्टेम को इलोंगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है जिब्रेलिक एसिड. सो क्वेश्चन में ग्रीन बनानास की राइपनिंग की बात हो रही है कि उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है. सो फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फॉर इन ऑर्डर टू प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल द हार्मोन विच इज यूज्ड इज phytohormone which is used is ethylene. So option C is correct option of question number 51. Question number 52 is, for the location or detection of a gene in a DNA library, which of the following is used? DNA library में जब कोई जीन की डिटेक्शन करनी हो या उसकी को लोकेट या उसको फाइंड आउट करना हो, सो DNA लाइब्रेरी में कौन सा टूल जो है वो यूज़ किया जाता है. ऑप्शन ए प्राइमर, ऑप्शन बी प्रोब, ऑप्शन सी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड ऑप्शन डी टेक पॉलीमरेज. So what is DNA library? Or DNA library is also known as genomic library. And DNA library or genomic library is a collection of bacterial or bacteriophage clones, each containing at least one copy of every DNA sequence in genome of organism. DNA library या genomic library कैसे कहते हैं? So genomic library जो है this is a collection of bacterial or bacteriophage clones, जिसमें से हमारे पास bacteriophage clones की या बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की कलेक्शन को कहते हैं, और हर एक बैक्टीरिया में या बैक्टीरियोफेज में के क्लोन में कम से कम एक कॉपी ऑफ एवरी डीएनए सीक्वेंस जो हो वो प्रेजेंट हो, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म की हर एक डीएनए सीक्वेंस की कम से कम एक कॉपी उस बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल सेल्स में प्रेजेंट हो. सो दिस इज नोन एज डीएनए लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी. अब इसमें से जो टूल यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ जीन इन डीएनए लाइब्रेरी, दिस इज नोन एज डीएनए प्रोब. डीएनए प्रोब और डीएनए प्रोब जो है दिस इज अ
स्मॉल रेडियोएक्टिवली लेबल्ड डीएनए, एक डीएनए को लिया जाता है और उसे लेबल्ड किया जाता है विद अ रेडियोएक्टिवली एलिमेंट, जैसे कि फास्फोरस के आइसोटोप को ले लेते हैं बिकॉज द आइसोटोप ऑफ फास्फोरस इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट, और उसे की थ्रू जो है उस डीएनए को लेबल्ड कर लेते हैं, और उस लेबल्ड डीएनए के थ्रू जो है इज यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ सिमिलर या कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को लोकेट करने के लिए, यानी डीएनए की जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा इसका सीक्वेंस होता है, उसमें से डीएनए की जीन को फाइंड आउट करने के लिए वो डीएनए प्रोब जो है वो यूज़ किया जाता है। सो डीएनए प्रोब जो है दिस इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड इन ऑर्डर टू लोकेट द सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस अमंग लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। सो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फॉर द लोकेशन और डिटेक्शन ऑफ अ जीन इन डीएनए लाइब्रेरी द डीएनए प्रोब इज यूज्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सिमिलर और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस अमंग लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए। Option B is the correct option of this question. Question number 53 is, under UV illumination, DNA bands are seen in agarose due to which of the following? Option A, agarose. Option B, charge of DNA. Option C, fluorescence dye. And option D, radioactive dye. So, DNA bands को use are seen in agarose. ये हमारे पास एक टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. This is a technique through which the DNA sequence can be found out. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो है डीएनए सीक्वेंसेस फाइंड आउट की जाती हैं, और इसमें से जो हमारे पास चार्ज बेयरिंग पॉलीमर्स हैं जैसे कि डीएनए हैं, आरएनए हैं और प्रोटीन, these थ्री आर चार्ज बेरिंग पॉलीमर्स, और इन तीनों को फाइंड आउट करने के लिए एक सेमी सॉलिड मीडियम यूज़ किया जाता है जो कि हमारे पास होता है एगर का एगरोस और पॉलीएक्रिलामाइड। इन तीनों मीडियम की प्रिपरेशन की जाती है। इन तीनों से एगर, एगरोस और पॉलीएक्रिलामाइड से एक सेमी सॉलिड मीडियम की को प्रिपेयर किया जाता है जिसके थ्रू जो है चार्ज बेरिंग दिस पॉलीमर्स आर फाइंड आउट। सो इसमें से क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारे पास ये एक टेक्निक है जिसमें से फिर एंड में ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में एंड में डीएनए बैंड्स को यूवी को एक्सपोज किया जाता है, डीएनए बैंड्स को एक्सपोज किया जाता है इन फ्रंट ऑफ यूवी एंड अल्ट्रावायलेट रेज, और जिसके थ्रू जो है रेडिएक्टिव डाई की वजह से वो पेयर हो जाता है एगरोस मीडियम में। सो रेडिएक्टिव डाई जो है जब यूवी की इलिमिनेशन हो जाती है, ये एक्सपोज हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द यूवी लाइट्स। सो ये रेडिएक्टिव डाई जो है ये रेडिएशंस इमिट करते हैं, और इसी वजह से हमारे पास डीएनए के जो बैंड्स हैं, डिफरेंट बैंड्स हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं और वो अपेयर हो जाते हैं। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन है। Question number 54 is, when a car traveling with constant velocity passes a stationary observer, the observer hears a change in the frequency of the sound emitted by the car. Which statement is correct? Option A है, the change in frequency is greater as the car moves away than as it approaches. Option B है, the greater the speed of the car, the greater the change in observed frequency. Option C है, the observed frequency is lower as the car moves toward the observer and higher as the car moves away from the observed. Option D है, the volume of the sound heard by the observed does not change as the car approaches. So हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है जिसमें से है कि कार ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कार है हमारे पास और वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। दिस कार कैन पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, हमारे पास जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मीन्स लिसनर। ये क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से लिया गया है, और डॉपलर इफेक्ट में हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं, एक लिसनर होता है और एक होता है सोर्स जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और लिसनर जो साउंड को हेयर कर रहा है, यानी ये ऑब्जर्वर भी हम इसे कह सकते हैं। ये ऑब्जर्वर होगा, और ये सोर्स जो है ये कार भी हो सकता है, एनी टाइप ऑफ व्हीकल विच कैन प्रोड्यूस अ साउंड। सो दो कंडीशंस हैं हमारे पास, एक है टूवर्ड की, या तो लिसनर टूवर्ड द सोर्स आ रहा हो या सोर्स टूवर्ड द लिसनर जा रहा हो, और ये एक कंडीशन है हमारे पास अवे,
या तो लिसनर अवे जा रहा हो सोर्स से या सोर्स अवे जा रहा हो लिसनर से। सो हमारे पास जो टूवर्ड की कंडीशन है, या वो सोर्स लिसनर की तरफ आ रहा हो या लिसनर सोर्स की तरफ जा रहा हो, यानी दोनों का डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो रहा हो, तो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी जो है वो ग्रेटर होगी देन एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से। और जब अवे का कंडीशन हो, यानी दोनों का दरमियान जो डिस्टेंस है उसमें इंक्रीज आ रहा हो, दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हों, तो एक अवे जा रहा हो या दूसरा अवे जा रहा हो, यानी उनकी बिटवीन जो डिस्टेंस है वो उसमें डिक्रीज आ रहा हो, सो इट मीन्स दैट द ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी विल बी लेस दैन द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। सो यहाँ पर कंडीशन है दैट द कार मीन्स सोर्स traveling with constant velocity passes a stationary observer, means observer जो है वो stationary है, तो it means के listener जो है वो stationary है या rest condition है, और source या कार जो है वो है हमारे पास कार, ये in the form of traveling या motion में है। सो ये एंड द ऑब्जर्व, और ये पासेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो सोर्स जो है वो लिसनर के टूवर्ड जा रहा है। द ऑब्जर्वर हेयर्स अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द कार, पासेस अ स्टेशनरी मीन्स ये पास कर रहा है, ये लिसनर से अवे जा रहा है। The observer hears a change in the frequency of the sound emitted by the car. What statement is correct? So हमारे पास ये सोर्स जो है ये लिसनर के पास से गुजर कर इससे अवे जा रहा है। So it means इसमें से जो चेंज आएगा फ्रीक्वेंसी में वो less than the observed frequency will be less than the actual frequency as the car passes away the stationary observer. So इसमें से फर्स्ट ऑप्शन है the change in frequency is greater as the car moves away than is at it as it approaches, यानी इसमें ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी जो होगा वो ग्रेटर होगा जब कार जो है मूव्स अवे जा रहा हो, यानी वो कार जो है वो लिसनर से दूर जा रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। सो दिस इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि जब अवे जा रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज्ड आएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। द ग्रेटर द स्पीड ऑफ द कार द ग्रेटर इज द चेंज इन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि जितना कार जो है उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी सो उतना ही वो चेंज जो है वो मैक्सिमम होगा, वो ज़्यादा स्पीड से जाएगा सो उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगा वो ज़्यादा हाई स्पीड के साथ होगा। और अगर वो अवे जा रहा है तो उसकी चेंज डिक्रीज मीन्स द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो है उसमें डिक्रीज आएगा, और अगर वो टूवर्ड आ रहा है सो उसकी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है उसमें इंक्रीज आएगा। सो दिस चेंज डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स, सो दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी है द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लोअर एज द कार मूव्स टूवर्ड द ऑब्जर्वर एंड हायर एज द कार मूव्स अवे, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि कार जो है जब मूव्स अवे कर रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, और जब मूव्स टूवर्ड कर रहा हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ द साउंड हेयर्ड बाय द ऑब्जर्व डज नॉट चेंज एज द कार अप्रोचेस, जब सोर्स मोशन कर रहा हो तो उसकी वॉल्यूम में या उसकी फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आएगा, और ये उसमें चेंज भी आएगा। और अगर चेंज उस कंडीशन में अपीयर नहीं होगी जब कार जो है दोनों कार और लिसनर जो है वो रेस्ट कंडीशन में हो तो उसमें कोई चेंज भी अपीयर नहीं होगा। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 54। Question number 55 is a parachutist is falling constant with or terminal velocity. Which statement is not correct? ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। एक पैराशूटिस्ट है, एक पर्सन है जिसने पैराशूट पहना हुआ है और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल गिर रहा है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है उसका कौन सा स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट होगा? हाइट वो अर्थ से एक स्पेसिफिक हाइट पर है, सो हाइट की वजह से उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर हुई होती है, और जब वो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होता है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्सन। सो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो करेक्ट है या इसके साथ मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पर्सन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर। सो दिस इज इनकरेक्ट। अगर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है जो हाइट की वजह से उसमें स्टोर हुई होती है तो अगर वो
एयर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो फिर तो वो पैराशूटिस्ट जो है वो फॉल कैसे कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कैसे गिर रहा है। सो अगर एयर में ट्रांसफर होगी बट द स्मॉल अमाउंट, नॉट द टोटल काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर में कन्वर्ट नहीं होगी। ऑप्शन बी है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट। सो दिस इज करेक्ट, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो कन्वर्ट होगी उसी बंदे के काइनेटिक एनर्जी में, और इसी वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फॉल कर रहा है, वो नीचे आ रहा है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन सी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द एयर। सो दिस इज इनकरेक्ट, उसकी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द पैराशूटिस्ट। सो दिस इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। सब जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है, सो इट मीन्स के उसकी जो एनर्जी उसमें स्टोर हुई होती है हाइट की वजह से, विच इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट पर्सन, और इसी वजह से वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है। सो ऑप्शन बी जो है उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास और उसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, हम उसका लेंथ इंक्रीज करें 4 टाइम्स, देन इट्स पीरियड बिकम्स, ऑप्शन ए है 16 सेकेंड, ऑप्शन बी है 12 सेकेंड, ऑप्शन सी है 8 सेकेंड, और ऑप्शन डी है 4 सेकेंड। सो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला जो है वो है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l डिवाइड बाई g। इसमें से टाइम पीरियड का लेंथ के साथ जो रिलेशन है वो है अंडर रूट स्क्वायर रूट इंटू l। सो हम लिख लेंगे हमारे पास t1 है डिवाइड बाई t2। सो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है t1 है 2 सेकेंड और t2 हमने फाइंड करना है, l2 है हमारे पास 4 l1 और l1 जो है वो है सिंपल l। सो हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है t2 डिवाइड बाई t1 इज इक्वल टू अंडर रूट l2 डिवाइड बाई l1। t2 हमने फाइंड करना है, t1 ही हमारे पास t ही आएगा, t1 ही आएगा। l2 है हमारे पास 4 l1 और नीचे l1 ही आएगा। ये l1 l1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, t2 हमारे पास आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर रूट ले ले तो हमारे पास आ जाएगा 2, और t को वहाँ पर शिफ्ट कर ले तो ये हो जाएगा t1। t1 हमारे पास गिवन है 2, सो आप इसमें पुट कर ले, t2 हो जाएगा 2 इंटू 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, आपके पास आ जाएगा 4 सेकेंड। सो इट मीन्स जो हमारे पास फाइनल टाइम पीरियड होगा दिस विल बी 4 सेकेंड। किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, और अगर आप उसके लेंथ को इंक्रीज करें 4 टाइम्स, सो लेंथ के ऊपर स्क्वायर रूट है 4 का, आप स्क्वायर रूट ले लो, तो स्क्वायर रूट लेने से आपके पास आ जाएगा 2, उस 2 को मल्टीप्लाई कर लो इनिशियल वाले टाइम पीरियड से, तो आपके पास फाइनल वाला जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 4 सेकेंड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। Question number 57 is choose the correct sentence. Option A है the village folk were present. Option B है the village folk was present. Option C है the village folks were present. Option D है the village folks was present. So इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए the village folk were present. folk है village folk, so यहाँ पर इसी वजह से ये were आ रहा है तो इसी वजह से ये करेक्ट है। was की वजह से ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। ये इनकरेक्ट है s की वजह से क्योंकि folk के साथ s नहीं आता, और ये भी इन दो की वजह से इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 है द नंबर ऑफ chiral centers in a molecule of 5 bromo 3 chlorohexane 2 all आर। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 5। सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। हेक्सेन है, सो इट मीन्स इट दिस कंपाउंड कंटेन 6 कार्बन 3 4 5 6 5 ब्रोमो, सो 1 2 3 4 5 6 the 5 carbon contain bromine and the
क्लोरीन इज प्रेजेंट एट द थर्ड कार्बन और 2 ऑल है, सो इट मीन्स के कार्बन नंबर 2 पर जो है हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है। सो यहाँ पर है कि 6 कार्बन है हमारे पास और कारल नंबर ऑफ कारल सेंटर का क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज कारल सेंटर। सो या कारल कार्बन, सो दैट सेंटर्स और दैट कार्बन इन अ कंपाउंड हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड। सो वो कार्बन जिसके चारों साइड पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो, उस कार्बन को या उस सेंटर वाले एलिमेंट को हम कहते हैं कायरल सेंटर और कायरल कार्बन। इसमें से हम देखेंगे कि कौन से कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, उसको काउंट करेंगे एंड दैट विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हम लगा देंगे हाइड्रोजन को, इसमें से देखेंगे कि फर्स्ट नंबर कार्बन के साथ 3 सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप्स अटैच हैं, सो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। सेकंड नंबर ग्रुप है, इसके साथ एक साइड पर है हाइड्रोजन, यानी कार्बन नंबर 2 जो है इसके साथ है एक साइड पर हाइड्रोजन, दूसरी साइड पर है OH, दूसरी साइड पर है C1 और चौथे साइड पर है C3। सो दिस इज अ कायरल सेंटर। कार्बन नंबर 3 को देखते हैं। कार्बन नंबर 3 के साथ कार्बन नंबर 3 के साथ देखते हैं, एक साइड पर है हाइड्रोजन, दूसरी साइड पर है क्लोरीन, तीसरी साइड पर है कार्बन नंबर 2 और चौथे साइड पर है कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 के साथ 2 सिमिलर ग्रुप्स जो है वो अटैच है which are हाइड्रोजन एटम्स, सो दिस इज नॉट अ कायरल सेंटर। कार्बन नंबर 5 के साथ देखते हैं, उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं which are the first one is हाइड्रोजन, सेकंड वन है हमारे पास ब्रोमीन, थर्ड वन है कार्बन 4 और फोर्थ वन है कार्बन 6। So this is a chiral center. कार्बन नंबर 6 के साथ 3 सिमिलर ग्रुप्स अटैच हैं, so this is not a chiral center. So हमारे पास कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 3 कार्बन्स है इस कंपाउंड में विच आर नॉन एज कायरल सेंटर्स और कायरल कार्बन्स। सो यहाँ पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स के पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस कंपाउंड कंटेन 3 नंबर ऑफ कायरल सेंटर। सो आपने किसी भी कंपाउंड में कायरल सेंटर या कायरल कार्बन जो है वो इस मेथड के थ्रू जो है वो फाइंड आउट करने हैं। और कायरल सेंटर किसे कहते हैं? द कार्बन विच हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड, दैट इज नॉन एज कायरल कार्बन और कायरल सेंटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 59 है विच ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन विल इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। ऑप्शन ए है NHR, ऑप्शन बी है NH3, ऑप्शन सी है C ट्रिपल बॉन्ड विद N एंड ऑप्शन डी है COR। सो हमारे पास कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अगर बेंजीन के साथ वो कंबाइन हो जाए, अटैच हो जाए, तो या तो उनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं और उन्हें कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, और या उनकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं और उन्हें कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। सो वो कौन से कंपाउंड है, उन्हें हमें कैसे पता चलेगा कि दे आर एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सो हमारे पास एक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए कुछ 3 कंडीशंस है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए 3 कंडीशंस हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट आर दैट 3 कंडीशंस? So in activating group, the first one is that date compound which contain single bond or date compound which contain no lone pair, or the positively charged compounds or elements चार्ज, वो कंपाउंड जो या एलिमेंट्स जो पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हो। वो ग्रुप्स जो जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, लॉन पेयर ना हो या वो पॉजिटिवली चार्ज हो तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे और वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। दूसरी साइड पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, सो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के लिए वो सारे कंपाउंड्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो या उसमें लॉन पेयर हो या वो नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड या एलिमेंट्स हों, सो दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब ऑप्शंस में देखते हैं कि कौन सा जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो इन कंडीशंस के साथ मैच कर रहा है। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन एंड दैट ग्रुप विल इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। ऑप्शन ए है
पॉजिटिव NHR में सिंगल बॉन्डेड है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप के साथ सिंगली बॉन्डेड है और इस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिवली है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। दिस ग्रुप व्हेन अटैच्ड टू बेंजीन विल इंक्रीज इट्स रिएक्टिविटी। ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इसमें से है लोन पेयर। ऑप्शन सी है सी ट्रिपल बॉन्ड विद एन, सो मल्टीपल बॉन्ड की वजह से ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये वाला भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑप्शन डी जो है वो इस वजह से इनकरेक्ट है क्योंकि सी डबल बॉन्डेड विद ओ, तो ये ऑक्सीजन के साथ इसका डबल बॉन्ड यानी मल्टीपल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है, सो इसी वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दीज थ्री आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, दे कैन डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन व्हेन अटैच्ड टू benzene, and the first option is correct option. This is activating group and this can increase the reactivity of benzene. So option A is the correct option of question number 59. क्वेश्चन नंबर 60 है द कंपाउंड विच इज प्योरली एसिडिक इज। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है ऑर्थोसिलिसिक एसिड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सो वो कंपाउंड जो प्योरली एसिडिक है वो है ऑप्शन सी ऑर्थोसिलिसिक एसिड, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, और ये जो है इसे कहते हैं ऑर्थोसिलिसिक एसिड और ये एक प्योरली एसिडिक कंपाउंड है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60. This is the end of my video. Thanks for watching. See you in the next video. Allah Hafiz.